तो हम लोगों ने जितने भी सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं उन सारे कॉम्बिनेशन पे बातचीत कर ली है। तो सबसे पहला सॉल्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप लोगों के पास एक वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन है तो उससे बनने वाला सॉल्ट। फिर पढ़े थे कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो उससे बनने वाला सॉल्ट। तीसरी क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास वीक एसिड और वीक बेस यदि दोनों वीक हैं तो उससे बनने वाला सॉल्ट। और एट द एंड हमने ये देखा कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो उससे बनने वाला सॉल्ट। सॉल्ट है क्या? छोटी क्लासेस में तुम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वाटर के अलावा उसे आप क्या कहते हो? सॉल्ट कहते हो। तो अभी हम लोग थोड़ी सी कैसा है एक क्विक रिवीजन वाली क्लास लेने वाले हैं, जिसके बाद आपका ये जो टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, इसका जो थ्योरी पार्ट है वो थ्योरी पार्ट कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हार्डली ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा। हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, चीज़ों को रिकैप करने वाले हैं कि अभी तक हमने जो जो चीज़ें पढ़ी उस चीज़ों को एक छोटे से टेबल में हमको क्या करना है, समराइज़ करना है, ताकि आप लोगों को जब चीज़ें फॉर्मूला पूछा जाए तब आप किस तरीके से उसको जल्दी 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 लिख पाओगे। वैसे तो जो लोग याद करते हैं वो लोग वैसे भी लिख लेते हैं, उनको इस तरीके की रिकैप की नीड नहीं होती, बट फिर भी करने में क्या जाता है। ठीक है, चलो तो पहली हेडिंग हम लोगों ने डाल दी अपने पास। पहली हेडिंग हो गई हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये हो गई। अब हम लोगों को याद रखना टोटल कितने टाइप के सॉल्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, 4 टाइप के सॉल्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो इस हेडिंग के अंतर्गत आपके पास आ जाएगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट में 4 एग्जाम्पल। तुम्हें जो लिखना है तुम लिख लो, चलेगा, बट एग्जाम्पल में फ़िलहाल मैं अपना फोकस नहीं रख रही हूँ। अच्छा, तो अभी जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट है वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपके पास एक ऐसा सॉल्ट हो सकता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कंपोजिशन से बना है। एक ऐसा हो सकता है जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है बट बेस कैसा लिया गया है, वीक लिया गया है। आपके पास एक ऐसा सॉल्ट हो सकता है जो आपका एसिड है उसको वीक लिया गया लेकिन बेस को स्ट्रॉन्ग लिया गया। और एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास दोनों ही कंपोनेंट क्या है, वीक है। तो टोटल टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं? 4। और अब हर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस तो करेगा ऐसा हमें लगता है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट वाली हेडिंग है वो क्या है, आप लोगों की टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। अब तुम मुझे बताओ हाइड्रोलिसिस हमेशा किस चीज़ की होती है? हाइड्रोलिसिस हमेशा उसी कंपोनेंट की होती है, उसी चीज़ की होती है जिसके पास वीक कंपोनेंट होता है। ठीक है, आप हाइड्रोलिसिस उसी स्पीशीज की करोगे जिसके पास क्या होता है, वीक कंपोनेंट होता है। जिसके पास वीक कंपोनेंट नहीं है उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। तो अभी आपके पास जो पहला सॉल्ट दिया हुआ है उस पहले सॉल्ट में तो आपका कैटायन और अनायन दोनों ही क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट से आ रहे हैं। मतलब जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का जो कैटायन होगा या फिर उस पर्टिकुलर सॉल्ट का जो अनायन होगा वो दोनों ही स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट को बिलोंग कर रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि तुम वहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे। तो ये जो आप लोगों का स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट होता है इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होती। उसके अलावा अगर कोई सॉल्ट आप लोगों के स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कौन करता है? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस बेस जो वीक कंपोनेंट है ना वो करता है। ठीक है, जो वीक कंपोनेंट है वो करता है। तो यहाँ पे वीक कंपोनेंट कौन है? बेस। तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा। और सॉल्ट में 2 पार्ट होते हैं, सॉल्ट का एक कैटायनिक पार्ट होता है और सॉल्ट का एक अनायोनिक पार्ट होता है। तो कैटायनिक पार्ट हमेशा कहाँ से आता है बताओ? कैटायनिक पार्ट हमेशा बेस से आता है। तो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का यदि रहा तो वहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस होती है वो बेस की वजह से होती है। और उस प्रकार की हाइड्रोलिसिस को हम लोग क्या कहते हैं? कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। क्यों कैटायनिक हाइड्रोलिसिस? क्योंकि वहाँ पर आप लोगों का जो बेस है सॉल्ट में क्या बनता है, एज अ कैटायन के जैसे बिहेव करता है। यहाँ पे बताओ कौन हाइड्रोलिसिस करेगा? वीक एसिड हाइड्रोलिसिस करेगा। तो यहाँ पे जो सॉल्ट तैयार होगा दैट इज नोन एज, आप लोगों का आपकी जो हाइड्रोलिसिस होगी दैट विल बी नोन एज एन आयोनिक हाइड्रोलिसिस। अब अगर मान लेते हैं आपके पास दोनों ही कंपोनेंट वीक है तो आप ये नहीं बोलोगे कि वहाँ पे सिर्फ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, या फिर आप ये नहीं बोलोगे कि वहाँ पे आप लोगों का सिर्फ क्या हो रहा है,
अनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रही है, वहाँ पे दोनों प्रकार की हाइड्रोलिसिस हमको देखने को मिलती है। कब? जब आप लोगों के पास एक ऐसा सॉल्ट हो जो कि किससे कंपोज हुआ है, जो आप लोगों के क्या कहते हैं, वीक एसिड या फिर वीक बेस, दोनों के मिक्सचर से कंपोज हुआ है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस पे कमेंट कर लिया। हमने ये सीख लिया कि आप लोगों का हाइड्रोलिसिस में कितने प्रकार की हाइड्रोलिसिस होती है, ऑल ये सारी बातचीत। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में आ जाते हैं। हाइड्रोलिसिस तो हो गई। अब हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो सोल्यूशन बनता है, ठीक है, जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन का नेचर क्या है, उस सोल्यूशन का क्या है, नेचर क्या है, ये आप लोगों की सेकंड मतलब तीसरी बातचीत। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में तो हाइड्रोलिसिस होती ही नहीं है। तो ऐसे केस में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने क्वांटिटी में H पॉजिटिव होते हैं उतनी ही क्वांटिटी में OH नेगेटिव होते हैं, सच दैट कि यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन कैसी हो जाती है, न्यूट्रल। और क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन न्यूट्रल होती है तो ऑब्वियस है कि तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि pH बराबर कितना रहेगा, 7। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का कॉम्बिनेशन है, डिटेल में मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, डिटेल में ऑलरेडी हर क्लास की स्टार्टिंग में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की समझा चुकी हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे रिकैप करना है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में अगर तुमसे कोई पूछेगा कि सोल्यूशन पे किसका नेचर होगा, कौन सा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा कि बेसिक नेचर होगा, तो याद रखना सोल्यूशन को वो नेचर मिलता है स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से। ठीक है, सोल्यूशन का नेचर हम किससे डिफाइन करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट से। जो आप लोगों के सॉल्ट में जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है, वो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट क्या करता है, आपके सॉल्ट का नेचर डिसाइड करता है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, बताओ स्ट्रॉन्ग कौन है, तो ऑब्वियस है मैडम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो एसिड है। अब क्योंकि यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे इसका जो सोल्यूशन है उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक। और अगर नेचर एसिडिक है तो pH आपका रहेगा <7। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट कौन है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है तो वो सोल्यूशन का नेचर डिसाइड करेगा, तो नेचर कैसा आएगा, बेसिक आएगा। और यहाँ पे जो pH की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, <7। और अगर मान लेते हैं सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से बना है, तो लास्ट लेक्चर में ही मैंने सिखाया है आपका सॉल्ट का नेचर एसिडिक भी हो सकता है, आपके सॉल्ट का नेचर बेसिक भी हो सकता है, या फिर आपके सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल भी हो सकता है। तीनों केसेस पॉसिबल है। अगर वीक एसिड ज़्यादा डिसोशिएट हो गया, ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो गया तो एसिडिक, अगर दोनों इक्वली हुए तो बेसिक, सॉरी न्यूट्रल। और अगर वीक बेस ज़्यादा हाइड्रोलाइज हो गया तो फिर कैसा रहेगा आप लोगों का सोल्यूशन, बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये हम लोगों ने तीसरा पार्ट देख लिया। ठीक है, जितनी भी क्लासेस में हम लोग अभी तक चीज़ें पढ़ते आ रहे थे उनको बस हम लोग अभी एक चार्ट के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज, कमेंट अबाउट KH। ये भी तो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। हर टाइप ऑफ सॉल्ट के लिए हम लोगों ने KH कैलकुलेट किया है, लेकिन KH क्या है, इट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, जब हाइड्रोलिसिस किसी भी सॉल्ट की होती है तो उसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है दैट इज नोन एज KH। अब आपका जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से जो बनने वाला सॉल्ट है भैया, उसकी तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती। और क्योंकि उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती तो उसके लिए KH जैसी कोई स्पीशीज डिफाइंड ही नहीं है, आप उसके लिए KH को डिफाइन ही नहीं करते। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं सॉल्ट, उनके लिए KH डिफाइन नहीं होता। बट अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है तो उसके KH का फॉर्मूला क्या होता है, देखो KH के फॉर्मूले का ना एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नियम है। नियम ये चलता है, जैसे सोल्यूशन ऑफ नेचर का क्या नियम है कि जो स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा वो गवर्न करेगा, तो KH का भी नियम है। KH क्या रहेगा, KW डिवाइडेड बाय K ऑफ वीक कंपोनेंट, K ऑफ वीक कंपोनेंट, जो भी आपका वीक कंपोनेंट है उसका K। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाना है आप लोगों का, KH क्या हो जाएगा। अगर मैं सेकंड केस स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के लिए अगर पूछूं कि KH क्या है, तो तुम नहीं कहोगे, KH की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों के पास कितनी, KW डिवाइडेड बाय वीक कंपोनेंट। अब यहाँ पे वीक कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, बेस वीक है तो आएगा अपॉन में KB। यहाँ नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, KW तो न्यूमरेटर में रहेगा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में किसको लेंगे, जो वीक है, एसिड वीक है तो यहाँ पे आएगा A। और लेकिन लास्ट वाले केस में तो यार दोनों ही वीक है, तो जब दोनों ही वीक हैं तो यहाँ पे जो आपके पास KH का फॉर्मूला बनता है वो ये रहता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं इससे पहले वाली क्लासेस में डिराइव करवा चुकी हूँ,
तो यहाँ पे मैं डिराइव नहीं करा रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को क्या करा रही हूँ, समराइज करा रही हूँ, ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहें कि हमने अभी तक जो पढ़ा उसकी स्टिल अभी तक हम लोग मतलब कितनी जर्नी हमने कवर कर ली है। अच्छा, ये KH के लिए बातचीत हो गई। अब उसके बाद हमने एक और टॉपिक पढ़ा था, दैट टॉपिक इज H। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। H का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, कि आपकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है। तो देखो, जो ऐसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बने हैं वो तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं करते, और जो लोग हाइड्रोलिसिस ही नहीं करते उनके लिए क्या डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट के लिए H डिफाइन ही नहीं है। अच्छा, अब बात आती है H की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जैसे नेचर और सोल्यूशन को पता लगाने का एक ट्रिक था कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है उस स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट को आप क्या कर देंगे, आप उस स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट को एक बड़े मजे से यूज़ करेंगे नेचर और सोल्यूशन प्रिडिक्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद KH की आप लोगों के पास ट्रिक थी। KH की क्या ट्रिक थी बताओ, कि आप लोगों के पास KW तो न्यूमरेटर में रहेगा ही रहेगा, और जो भी K वीक कंपोनेंट का, ठीक है, जो भी K है आप लोगों के वीक कंपोनेंट का। तो वैसे ही आप लोगों के पास यहाँ पे H को डिफाइन करने का भी ट्रिक है। पहली बात तो H को हम लोग लिखेंगे कहाँ, अंडर रूट में। H अंडर रूट में डिफाइन होगा, न्यूमरेटर में भैया आपका KH रहेगा और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन रहता है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें ट्रिक की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चाहे आप कैटायनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ो, चाहे आप अनायनिक हाइड्रोलिसिस पढ़ो, कैटायनिक और अनायनिक दोनों हाइड्रोलिसिस के लिए KH की वैल्यू, मतलब जो H की वैल्यू होती है वो होती है KH अपॉन में C। फिर चाहो तो तुम KH की जगह KW/KB बाद में सब्सटीट्यूट कर सकते हो, बट दोनों के लिए ही KH की वैल्यू क्या होती है, H की वैल्यू होती है ये। लेकिन जो आप लोगों का आखिरी केस है, यानी कि वीक एसिड और वीक बेस से बनने वाले सॉल्ट, उसके लिए KH होता है, H की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ KH, वहाँ पे C नहीं आता। तो एक यहाँ से एक सबसे इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट आपको देखने को मिलता है, वो ये कि ऐसा कौन सा सॉल्ट है, ठीक है, जिसके लिए H इंडिपेंडेंट होता है किस चीज़ के, आपके कंसंट्रेशन के। तो फॉर द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, आप लोगों का जो H है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन के। मतलब अगर आपके पास ऐसा कोई सॉल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, और आप उसको मान लेते हैं पहले उसकी कंसंट्रेशन लेट अस इमेजिन 2 मोलर थी, और अगर आप उसको अब और डाइल्यूट कर रहे हो, और डाइल्यूट करते जा रहे हो, तो अगर आप उससे ये एक्सपेक्ट करोगे भैया तो जितना डाइल्यूट करेगा उससे उसका क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका हाइड्रोलाइज होगा। ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं मतलब कभी भी नहीं। ठीक है, कभी भी नहीं मतलब कभी भी नहीं। ठीक है, हमेशा वो इंडिपेंडेंट रहता है। तो कल को आपके जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में एक ऐसा सवाल आ सकता है कि बताइए किसके ऊपर डाइल्यूशन का फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको इस तरीके से बताना है कि जो देख लेना एक ऐसा सॉल्ट जो आप लोगों का क्या हो, आप लोगों का बहुत ही क्या हो, एक वीक एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, उसको उठा लेना, बस खत्म। अच्छा, अब बात आती है पीएच की। तो देखो, पीएच कैलकुलेशंस के लिए तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि फॉर्मूलेस मत रटो, उसमें आप अपनी इक्वेशन बनाओ, उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करो और आंसर निकालो। बट फिर भी अगर किसी को निकालने की बहुत इच्छा है पीएच के फॉर्मूलेस, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं, वो पॉइंट्स ध्यान से सुन लो। जब आपका पास एक ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, तो ऐसे सॉल्ट में मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो कैसी होती है, इक्वल, बराबर। आपको पीएच कैसे निकालते हो, अब जो भी आपके पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है उसका नेगेटिव ऑफ लॉगैरिथम ले लो, बेस 10 वाला आ जाती है पीएच। तो हम लोग वो पीएच का फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे पीएच क्या होती है, अंडर रूट ऑफ KW। यहाँ पे पीएच क्या होती है, अंडर रूट ऑफ KW। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बना है, तो तुमने यहाँ पे अपन ने लिखा है कि उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक। उसका नेचर एसिडिक है, यानी कि ये इस बात को दर्शाता है कि उसके पास H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा क्वांटिटी में, उसके पास H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसके पास इस H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है KH मल्टीप्लाई बाय C, KH मल्टीप्लाई बाय C। और सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है OH नेगेटिव इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KH इंटू C। बट आई ऑलवेज डू सजेस्ट, मैं हमेशा यही सजेस्ट करूँगी
कि आप क्या करो वहाँ पे, प्लीज़ उसका क्या करो, इक्वेशन के साथ काम करो। इसको यूज़ किया जा सकता है क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो जब हम इक्वेशन लिखते थे तो जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस होता था उसको X लेते थे। X क्या होता है, CH होता है। अब H की जगह क्या पुट कर रहे हो तुम, √KH/C, तो बेसिकली यही निकल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो फॉर्मूले थे ना, हाफ लॉग PKB प्लस PKW, वो मत रखना, ठीक है, वो मत रखना। अच्छा, अब अगर मान लेते हैं अगर आपके पास कोई एसिडिक या बेसिक है कि न्यूट्रल है, आपको तो पता ही नहीं, तो आप H पॉजिटिव के लिए लिखोगे फॉर्मूला की OH नेगेटिव के लिए। तो ये फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया है कि यहाँ से H पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है आप लोगों की अंडर रूट में KW। ये वही फॉर्मूला है जिसमें आखिरी में मैंने गलती कर दी थी, KW इंटू में KA और डिवाइड में कितना आ जाता है, KB, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चीज़ों को क्या कर लिया, समराइज कर लिया। एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस आपका जो H होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के। मतलब आप उसको कितना भी डाइल्यूट करिए उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होने वाली है। उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो आपके बाकी के बचे हुए सॉल्ट हैं, मैं ऑब्वियस है कि इसमें सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को काउंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस आपका वीक बेस, या फिर अगर मान लेते हैं वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रहता है, तो ऐसे केस में जो H होता है उसका रिलेशन कैसा होता है C के साथ, √C, ठीक है। √C वाला ये लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। पॉइंट नंबर 3, एक और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपका कंपोनेंट, ठीक है, आपका कंपोनेंट जितना वीक होगा, ठीक है, याद रखोगे, आपका कंपोनेंट जितना वीक होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा होगा। याद रखना, उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मोर होगा, ठीक है। वीक कंपोनेंट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। वीक कंपोनेंट की डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या होती है, ज़्यादा होती है। याद रखना, वीक कंपोनेंट की जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है वो क्या होती है, आप लोगों की ज़्यादा होती है। अच्छा, अभी इसी चैप्टर में हम लोगों ने KA KB, ठीक है, आपके ये वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था। अच्छा, अब एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मुझे पता लगानी है, ठीक है, आप लोगों के KA के साथ, मतलब KA और आप लोगों के एसिडिक स्ट्रेंथ का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, तो कोई भी कहेगा भैया कि आप लोगों का जो KA होता है ये जितना ज़्यादा रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या रहेगी, ज़्यादा, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उतनी ही ज़्यादा। ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब उसके अलावा अगर मान लेते हैं इसी KA का मैं निगेटिव और लॉगैरिथम ले लेती हूँ, ठीक है, बेस 10 वाला, तो ये क्या बन जाता है, ये PKA बन जाता है। तो अगर आपका PKA, अच्छा, KA की जगह KB भी हो सकता है और PKA की जगह PKB भी हो सकता है। तो ये जो PKA या ये जो PKB है, ठीक है, इसकी वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू जितनी कम होगी, जितनी कम होगी, ये चीज़ भी किसको करस्पॉन्ड करेगी, ये चीज़ भी करस्पॉन्ड करेगी आप लोगों के मोर एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ को। याद रखना, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। अच्छा, अब दूसरी चीज़, अब तुम्हें क्या कहा जा रहा है कि आप जितना वीक कंपोनेंट लोगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस उतना ही ज़्यादा रहेगा। मतलब जितना कमजोर एसिड उसके H की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सो देयरफॉर कैन आई राइट इट कि अगर आपके KA और KB दोनों में से किसी की वैल्यू जितनी कम होगी H उतना ही ज़्यादा होगा। तो KA और KB के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है, इनवर्स का रिलेशनशिप चलता है। और अगर आप मान लेते हैं रिलेशनशिप PKA या PKB के साथ देखना चाहते हो तो देखो, आपका PKA और PKB जितना कम होता है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा। तो PKA जितना कम रहेगा, PKA जितना कम रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और ज़्यादा एसिडिक मतलब आप लोगों का H की वैल्यू भी कैसी है, कम है, H की वैल्यू भी क्या है, कम है। तो PKA या PKB को घटाने से H की वैल्यू क्या हो जाती है, वो भी घट जाती है। कैसे घट जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। ज़्यादा एसिडिक के लिए तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अच्छी चीज़ है नहीं ना, इसलिए PKA या PKB का H के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है, डायरेक्ट। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे ना कई बार ना आपको न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। आपको जैसे मान लेते हैं एक एसिड दे देगा, एसिड नंबर 1 और एसिड नंबर 2, बाजू में उनके KA और
पीके की लेट से कुछ भी वैल्यू दे रहे, के दे सकता है या पीके का दे सकता है, और पूछेगा कि बताओ किस सॉल्ट के अंदर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट ज़्यादा रहेगा, तो तुम कैसे बताओगे किसके अंदर सॉल्ट का डिग्री ऑफ एक्सटेंट का हाइड्रोलिसिस ज़्यादा अच्छा रहेगा? उनके इस रिलेशनशिप के थ्रू। ठीक है, तो बस ये हमारा क्विक रिकैप था। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना सीखेंगे। ठीक है।